पत्रकारिता की ओर कैसे आना हुआ? पत्रकारिता मैंने प्रारंभ की ग्वालियर से। ग्वालियर में राजमाता सिंधिया के नाम से आप परिचित होंगे। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से उनका मेरा संपर्क आया था। उन्हें पत्रकारिता में काम करने वाले नौजवानों की आवश्यकता थी, मैंने उसको स्वीकार किया। सर, अगर हम स्वदेश की बात करते हैं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं। तो आपके कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कोई प्रसंग या संबंध? भोपाल में जब स्वदेश का प्रारंभ हुआ जी तो उसका उद्घाटन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ही आए थे। वे प्रधानमंत्री बने तब उनके साथ मुझे विदेश जाने का भी अवसर मिला है। तो सर, आपने 5 दशक से ज़्यादा इस पत्रकारिता अपना जीवन तय कर लिया है, और तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में आपको क्या एक फ़र्क दिखता है? तकनीकी दृष्टि से हम बहुत पीछे थे। हाथों से कंपोजिंग किया जाता था। समाचार संग्रह के भी कोई माध्यम नहीं थे, रेडियो से समाचार सुने जाते थे। सबसे डिफिकल्ट टास्क जो आपने देखा और सबसे आपको मुसीबत हुई? आपातकाल हमारे समाचार पत्र पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था जी। हमारे समाचार पत्र संस्थान में काम करने वाले कई वरिष्ठ जो पत्रकार थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय एवं वीर भारत पॉडकास्ट द्वारा आयोजित मैं अनन्या तिवारी आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्यन मार्तंड के 200 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजेंद्र शर्मा जी। आज हम इनसे इनके कैरियर और इनके फ्यूचर प्लान्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ प्रश्न की सूची सर मैंने तैयार की है। इस चर्चा में हम आपसे जानेंगे कि इन सभी प्रश्न के उत्तर जानेंगे। सबसे पहला सर कि आप मध्य प्रदेश में पत्रकारिता जगत के एक बहुत ही जाने माने हस्ती रहे। आपका इस पूरा 55 साल का कैरियर रहा है और अभी आप 85 वर्ष के हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, 80। ओके। तो सर, सबसे पहला प्रश्न कि आपका पत्रकारिता की ओर कैसे आना हुआ? क्या आपको ये प्रभावित किया? पत्रकारिता मैंने प्रारंभ की ग्वालियर से। जी। ग्वालियर में राजमाता सिंधिया के नाम से आप परिचित होंगे। जी। उन्होंने एक समाचार पत्र का प्रबंध अपने हाथों में लिया था और संयोग से मैं राजनीतिक दृष्टि से जनसंघ से जुड़ा हुआ था। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से उनका मेरा संपर्क आया था। तो उन्हें पत्रकारिता में काम करने वाले नौजवानों की आवश्यकता थी। अच्छा। मेरे पास किसी माध्यम से उनका प्रस्ताव आया, मैंने उसको स्वीकार किया। तो ये कोई पूर्व नियोजित किसी प्रकार की कोई योजना थी। मैंने पत्रकारिता का क्षेत्र जो है सोच विचार के चुनाव का ऐसा नहीं जी। एक प्रस्ताव आया और वो एक चुनौती के रूप हमने स्वीकार किया और मैं ना 20 वर्ष पूरे करके 21 वर्ष में मैंने प्रवेश किया था और मैं पत्रकारिता में चला जी। तब से लेकर के आज तक आपने बताया 55 वर्ष, अब लेकिन नहीं, अगले साल में उसे पत्रकारिता के 60 वर्ष पूरे कर लूँगा। जी जी, ओके। सर, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा तो आप सिर्फ केवल 25 साल की उम्र में एक संपादक बन गए, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सर, अगर हम स्वदेश की बात करते हैं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं। तो आपके कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कोई प्रसंग या संबंध, आप कभी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हों? मैं हमारे सब समाचार पत्रों, ये जब भोपाल में जब स्वदेश का प्रारंभ हुआ जी तो उसका उद्घाटन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए थे जी। ग्वालियर में भी जब हमने स्वदेश प्रारंभ किया था तो उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी आए। अच्छा। जब वे प्रधानमंत्री बने तब उनके साथ मुझे विदेश जाने का भी अवसर मिला है। तो अटल जी एक प्रकार से हमारे लिए प्रारंभ से ही प्रेरणा और बहुत भरोसे के आधार रहे हैं जी। सर, आपने 5 दशक से ज़्यादा इस पत्रकारिता अपना जीवन तय कर लिया है, और तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में आपको क्या एक फ़र्क दिखता है? ज़मीन आसमान का अंतर। एक तो जैसे जैसे युग बदलता है, समय बदलता है, समय के अनुसार पत्रकारिता बदलती है। अच्छा। उस समय अखबार निकालना, मैंने जब बड़ा तकनीकी दृष्टि से हम बहुत पीछे थे। हाथों से कंपोजिंग किया जाता था जी। सब चीज़ें हाथों के माध्यम से की जाती थी। हाँ, 24 घंटे में एक अखबार निकलता था। समाचार संग्रह के भी कोई माध्यम नहीं थे, रेडियो से समाचार सुने जाते थे। तो बहुत प्राथमिक अवस्था थी। फिर आसान
तो नहीं कहा जा सकता। कठिनाई आज भी है, उस समय भी कठिनाई थी, लेकिन समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से थोड़ा आसान हुई है उसका। जी सर, आने वाले 10-20 सालों में सर आप भारतीय पत्रकारिता का क्या दृश्य देखते हैं अपनी नज़रों में? पत्रकारिता अक्षर के साथ जुड़ी है जी, और जब तक अक्षर का महत्व रहेगा, प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, पत्रकारिता प्रिंट मीडिया वो बना रहने वाला है जी। और उसका स्वरूप बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है, समाचार पत्रों की रूप साज सज्जा में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर समाचार पत्र चलते ही रहने वाले हैं। जैसे पहले केवल समाचार पत्र थे, बाद में फिर दूरदर्शन आया जी। फिर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया हाँ। और अब और हम उससे और आगे हम डिजिटल में चले गए। जी जी। तो ये समय बदलता रहता है, लेकिन क्या डिजिटल आ गया तो प्रिंट मीडिया सब चला गया क्या? नहीं, कोई भी दूसरा माध्यम आने के कारण से पहले वाला समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। उसने अपनी जगह वो कायम रहा है, इन्होंने अपनी जगह बना ली। हर एक के लिए, हर एक का अपना अपना आकाश है जहाँ वो फैल सकता है। जी सर, आपके इस पास्ट जर्नी में, आप पूरे पत्रकारिता दौर पे आप सबसे डिफिकल्ट टास्क जो आपने देखा और सबसे आपको मुसीबत हुई, आपातकाल वो सबसे कठिन समय था। अच्छा जी। हमारे समाचार पत्र पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था जी। हमारे समाचार पत्र संस्थान में काम करने वाले कई वरिष्ठ जो पत्रकार थे, उनको संचालन करने वाले लोग थे जी, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। बाद में अदालत में हमने चुनौती दी, अदालत से जीत कर जब हम जीत गए तब सरकार ने हमारे जो जीतने का समाचार भी है, यह भी समाचार अखबार में छापने नहीं दिया जी। उस समाचार को न छाप करके आप अपना अखबार प्रारंभ कर लीजिए, ये प्रतिबंध था। अच्छा। अखबार निकालने से पहले हमें उसके प्री सेंसर करानी पड़ती थी। एक सरकारी अधिकारी हमारे समाचार पत्र को पूरा चेक करता था, उस पर अपनी मोहर लगाता था, उसके बाद हम उसको प्रिंटिंग में भेज पाते थे। तो ऐसा कठिन दौर था और उससे हम निकले। जी सर, आपको क्या लगता है जो हमारे फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं, तो आने वाली जर्नलिज्म उनके लिए कुछ इम्पैक्टफुल होगी या बहुत चैलेंजिंग होगी? देखिए, चैलेंज हमेशा रहता है जी। किसी भी, आप इम्पैक्टफुल भी मान लें तो भी चैलेंज तो है जी। जिस समय जैसी परिस्थितियाँ बन रही है उसमें से आप कैसा रास्ता निकालते हैं वो निर्णय आपको करना पड़ेगा। वो जो संघर्ष क्षमता है वो आप में विकसित करनी पड़ेगी। और हमारे नौजवानों में वे बौद्धिक दृष्टि से उनकी जो प्रखरता है हर पीढ़ी के साथ और बढ़ती चली जा रही, क्योंकि आज तक जो हमने प्राप्त किया है वो तो उनको विरासत में मिल रहा है, उन्हें अपनी नई ज़मीन तलाश करनी है। तो विरासत के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। हमने हमारी विरासत तैयार की, पीछे से जो तो हमको प्राप्त हुआ था उसको हमने विरासत बनाया। आने वाली पीढ़ी के लिए आज जहाँ तक समाज या हमारा इकोनॉमी पहुँच चुकी है उससे आगे उनको जाना है जी। तो एक पेडेस्टल तो उनको प्राप्त हो ही रहा है जिसे वो आगे ले जाएंगे। बिल्कुल सर, एक पूरे कैरियर में आप एक लाइन में डिफाइन करेंगे कि आपने इस पूरे पत्रकारिता अपने जर्नी से क्या सीखा है जो हम जैसे लोगों को काम आ सकती है, क्योंकि कट टू कट कंपटीशन है अभी भी और शायद पहले भी था ही, तो आप कैसे स्टैंड आउट करे कोई बच्चा उस पूरे फील्ड में, आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो? देखिए, तो समय जो है सब सिखा देता है और समय की चुनौतियां जो है उनका सामना प्रत्येक को करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपको उस चुनौती का सामना जो सामने आने वाली है, आज कल्पना नहीं की जा सकती कि आने वाली चुनौती किस प्रकार की होगी। तो जैसा समय आएगा, हमारे यहाँ कहा भी जाता है हर युग में उस युग का धर्म अलग बनता है। क्या बात जी। उस जिसे युग धर्म कहा जाता है, तो उस धर्म के अनुसार आपको जीना पड़ेगा। जो सिद्धांतों के साथ, नीतियों के साथ जीते हैं वे अपना नाम करते हैं, और जो प्रवाह में बहते चले जाते हैं, जैसे कि सूखी लकड़ी पानी में बहती रहती है, आगे चली जाएगी, कहाँ पहुँचेगी इसका ठिकाना नहीं है। तो जो दृढ़ संकल्प के साथ, एक सुनिश्चित उद्देश्य के साथ काम करते हैं, उनको ईश्वर वो सफलता प्रदान करता है। जी बिल्कुल सर, ऐसे कुछ और फ्यूचर लेसन्स जो हम सीख सकते हैं आपसे, आपके अनुभव से? नहीं, आपने पत्रकारिता का क्षेत्र चुना है जी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
पत्रकारिता बाकी किसी व्यवसाय से, बाकी किसी प्रोफेशन से व्यवसाय नहीं करना चाहिए, प्रोफेशन अलग है। बिल्कुल। और इस प्रोफेशन के साथ मिशन जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और उस मिशन को स्मरण रखते हुए आप काम करेंगे। तो जैसे कि आज के कार्यक्रम में ही स्वामी जी ने कहा था कि मनुष्यता व्यक्ति का निर्माण आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति में। बिल्कुल। तो पत्रकारिता भी मनुष्यता के साथ जुड़कर अगर काम करती है तो वो अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुसार चलती है। बिल्कुल। मनुष्यता से गिरकर जो लोग काम करते हैं वो अधम होते हैं। उनकी जो गति है हमेशा एक ही होती है। वो कुछ समय उनको लाभ प्राप्त हो सकता होगा, लेकिन अंततोगत्वा उनको वही गति प्राप्त होती है जो आज तक होती रही है। तो इसलिए हम अपने मार्ग पर सुदृढ़ रहें, जो दिशा है उसको हम सही पकड़े और समाज के सामने सेवा का उदाहरण रखते हुए जी हमने जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है वो और हम आज जिस स्थिति में आए हैं वो किसी की सेवा का परिणाम है। बिल्कुल। समाज के विभिन्न वर्गों की हो सकती है, परिवार के लोगों की हो सकती है, तो वो हमारे ऊपर कर्ज है। तो हमारे यहाँ मान्यता है हिंदू जीवन में कि किसी को भी व्यक्ति को कर्जदार होकर के अपने जीवन का अंत नहीं करना चाहिए। अगर वो कर्जदार है तो उसे अगले जीवन में उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो समाज ने जो हम पर कर्ज चढ़ाया है उस कर्ज को उतारने का हमें संकल्प रखना चाहिए। वो हो सकता है जो उस समाज की सेवा करके ही हम कर्ज को उतार पाते हैं। तो उसे अपने दायित्व का निर्वहन। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमें अपेक्षा है कि हम आपके साथ बने रहें और आप जैसा बनने की कोशिश करें, आप जैसा पत्रकार बनें। थैंक यू सो मच। चलिए आपका पत्रकारिता की ओर कैसे आना हुआ? पत्रकारिता मैंने प्रारंभ की ग्वालियर से। ग्वालियर में राजमाता सिंधिया के नाम से आप परिचित होंगे। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से उनका मेरा संपर्क आया था। उन्हें पत्रकारिता में काम करने वाले नौजवानों की आवश्यकता थी, मैंने उसको स्वीकार किया। सर, अगर हम स्वदेश की बात करते हैं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं। तो आपके कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कोई प्रसंग या संबंध? भोपाल में जब स्वदेश का प्रारंभ हुआ जी तो उसका उद्घाटन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ही आए थे। वे प्रधानमंत्री बने तब उनके साथ मुझे विदेश जाने का भी अवसर मिला है। तो सर, आपने 5 दशक से ज़्यादा इस पत्रकारिता अपना जीवन तय कर लिया है और तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में आपको क्या एक फ़र्क दिखता है? तकनीकी दृष्टि से हम बहुत पीछे थे। हाथों से कंपोजिंग किया जाता था। समाचार संग्रह के भी कोई माध्यम नहीं थे, रेडियो से समाचार सुने जाते थे। सबसे डिफिकल्ट टास्क जो आपने देखा और सबसे आपको मुसीबत हुई? आपातकाल हमारे समाचार पत्र पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था जी। हमारे समाचार पत्र संस्थान में काम करने वाले कई वरिष्ठ जो पत्रकार थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था।